मंत्रिपरिषद में मेरे अंतरंग सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मीडिया क्षेत्र के संयोजक सांसद अनिल बरूनी जी, मित्रों, आज की प्रेस जो बंगाल में हो रहा है उसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और आज ये बहुत जरूरी है कि आपके माध्यम से देश को बताया जाए कि ये पूरा प्रकरण कैसे शुरू हुआ, क्या बैकग्राउंड है और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। ये जो भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संघीय ढांचा कोलैप्स कर रहा है और राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है, तो पहले उनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई अगर बड़ी संख्या में हजारों करोड़ में रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, जहां छोटे निवेशकों के पैसे लूटे गए, उसकी जांच करना क्या पाप है? कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का क्या स्टैंड बदला है अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है, द फंडामेंटल क्वेश्चन टुडे इज दैट दिस इज नॉट ए गठबंधन, वी कॉल इट an opportunistic alliance, but today it is also emerging as a coalition of the corrupt to save each other. और ऐसा करने के क्रम में सारी मर्यादाएं, संवैधानिक मर्यादाएं, शासन की मर्यादाएं, ये सब समाप्त हो गया है। श्रीमान केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में धरना पर बैठने का एक नया निम्न स्तर शुरू किया था। ममता जी ने उसको फॉलो किया, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कमिश्नर लेवल के पदाधिकारी धरना पर बैठे हैं। ये तो देश की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। क्या मतलब है इसका? ये देश कहां जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर धरना पर बैठे, वो भी पॉलिटिकल लोगों के साथ? तो आज देश के सामने ये बातें जानी बहुत जरूरी है। अब आपके सामने हम कुछ विषय रखना चाहते हैं। आपको याद है कि ये शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, ये सब हम लोग के सत्ता में आने के पहले का प्रकरण है। वो सुदीप्त गुप्ता थे, सेन थे, बाकी थे, ये सब पकड़े गए 2013 में अप्रैल में, ये बातें जानते हैं। अब मैं आपको दो तारीखें बता रहा हूं। 26 अप्रैल 2013 को ममता जी की सरकार ने एसआईटी बनाया इस सब की जांच के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ ममता जी कॉन्स्टिट्यूटेड एन एसआईटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू ऑल दीज Ponzi schemes scam worth thousands of crores on 26th of April 2013। उस समय भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं थी। उस एसआईटी के अध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, जिनकी चर्चा अभी चल रही है, ये उसके अध्यक्ष थे। लगभग एक साल के अंदर जो मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कांग्रेस के समर्थक गए और कुछ वामपंथियों के समर्थक गए। हम लोग नहीं गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 9th of May 2014 को यह निर्देश दिया कि इसकी सीबीआई जांच करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके व्यापक कॉन्स्पिरेसी एंगल की भी सीबीआई जांच करेगी कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। It is important to be noted and recalled today that some leftist supporters, some Congress supporters had gone to the Supreme Court for a CBI investigation, and the Supreme Court of 9th of May 2014 directed
the entire Ponzi schemes, be it Narda, Sharda or Rose Valley, to be investigated by the CBI, and also the larger conspiracy angle as to who was involved. और एक बात मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का एक बात और कहना चाहता हूं कि मनी ट्रेल को भी जांचो और रेगुलेटरी बॉडीज ने क्या क्या गड़बड़ किया उसकी भी जांच करो। तो ये था। अब मैं आपको ट्वीट लाओ भाई, कहां एक बड़ा रोचक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं, इसकी चर्चा नहीं आई है। यह ट्वीट है 8 मई 2014 का, डेट नोट करिए, 8 मई 2014 का यह ट्वीट है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और मैं उसको पढ़ रहा हूं। 20 लाख पीपल लॉस्ट देयर मनी इन चिट फंड स्कीम इन वेस्ट बंगाल, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी 8 मई 2014 को कह रहे हैं 20 लाख लोग अपना पैसा उनका डूब गया, एंड ये बहुत ही कंडेमनेबल है। तो राहुल गांधी आज क्या बोल रहे हैं, उस समय क्या बोल रहे थे, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। बट सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाहते हैं कि 2014 में इलेक्शन का रिजल्ट आता है 14 मई 2014 को, और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं 26 मई 2014 को, जिस दिन मैंने भी शपथ ली, जितेंद्र जी ने भी शपथ ली। तो ये नारदा शारदा हमारे सत्ता में आने के पहले हुई, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे सत्ता में आने के पहले हुए, और इसमें पिटिशनर्स कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थक थे। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि जो मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ क्या क्या बातें कही जा रही हैं। सीबीआई में थोड़ा विस्तार से आऊंगा, लेकिन 2-3 बातें अभी कहनी है, और ये देश के सामने आना बहुत जरूरी है। इन सारे स्कैम्स में मदन मित्रा गिरफ्तार हुए, जो उनके मंत्री थे, कई महीने जेल में थे। उनके दूसरे बड़े नेता सुदीप बंदोपाध्याय भी गिरफ्तार हुए, नेता हैं उनकी पार्टी के लोकसभा में, वो भी कई महीने जेल में रहे। और उनके 2 एमपी कुणाल घोष ना और तापस, ये दोनों गिरफ्तार हुए थे। कभी भी ममता जी ने कोई बड़ी आलोचना नहीं की, आलोचना की, धरना पर तो बैठने की बात दूर, कभी उन्होंने टिप्पणी भी नहीं किया। और उसमें कई एमपी ने, आपको मालूम है, जेल से उनके खिलाफ भी टिप्पणी की थी, उसका भी जवाब नहीं होता था। अब ये पुलिस कमिश्नर में क्या इतनी बात है कि मुख्यमंत्री जी धरना पर बैठ गए? सारी मर्यादाओं को तोड़कर ममता जी सिर्फ सीबीआई पूछताछ करने गई है, और एक पुलिस कमिश्नर के समर्थन में उसके साथ धरना पर बैठी हुई हैं। तो ये पुलिस कमिश्नर क्या चीज है? जो ममता जी सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं, उनके एमपी घटक के। जो ममता जी मदन मित्रा की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, उनके मंत्री हैं। जो ममता जी 2-2 एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देश जानना चाहता है। कुल जो संदेहास्पद परिस्थिति है, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, वो यही है कि लगता है राजदार बहुत जानता है, और राजदार को बचाना जरूरी है। The total suspicious circumstances surrounding all this clearly indicates that this police commissioner knows a lot, and therefore he has to be saved.
जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने टेक ओवर किया, तो आप याद करिए कि सीबीआई ने कहा था कि हमें सब कागज दीजिए, क्योंकि सबसे पहले ये सारे शारदा के ऑफिस में, नारदा के ऑफिस में, रोज वैली के ऑफिस में आप ही लोग गए थे, क्योंकि आपकी एसआईटी गई थी। तो आपने जो जो एविडेंस दिया है वो हमें बताइए, क्योंकि हमें पूरी कॉन्स्पिरेसी को देखना है, मनी ट्रेल को देखना है। अब देखिए, आपको मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूं। ये बार बार कर रही है कि बिना वारंट के घुस गए और बाकी घुस गए। बिल्कुल गलत बयानी की जा रही है टीएमसी के द्वारा। 3 बार पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई को से समन गया कि आप पेश होइए, हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बाकी तो डिटेल सीबीआई बताएगी, लेकिन आपको हमको जो मोटी जानकारी हमने प्राप्त की है कि इंडियन सीआरपीसी के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को यह पावर है कि 160 में वो किसी को भी बुलाए कि इस मामले में हमें आपकी बात स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। 2 बार 17 में उनको स्टेटमेंट गया, समन्स गया, और जहां तक जानकारी है 1 बार दिसंबर 18 में भी गया। 3 बार पुलिस कमिश्नर को समन्स गया, वो पेश नहीं होते हैं। कभी कहते हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर में बिजी हूं, कभी कहते हैं दुर्गा पूजा के मामले को देख रहा हूं। क्या मतलब है इसका? देश का ऐसा गंभीर स्कैम है जिसकी जांच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कर रही है। हजारों गरीबों का पैसा लुटा है, और उसमें सीबीआई के समन्स में आप नहीं आते हैं क्योंकि आप उस सोसाइटी के चेयरमैन थे। अब दूसरा सुनिए, जब सीबीआई ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, लगभग 10 केस हुए थे, उनसे हमको बात करनी है, तो कोई कहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो भी नहीं आ सकता, क्वेश्चन भेज दीजिए। कोई कहे कि हमारे घर में हमारे भाई की डेथ हो गई है। फिर सीबीआई ने डीजीपी से कहा कि हमारी मदद करिए, हमको इन्वेस्टिगेट करना है, 10 आयु से पूछना है उन्हें क्या क्या दस्तावेज उठाए हैं, क्या उनका इन्वेस्टिगेशन है। तो ये क्लासिक सुनिए आप। पुलिस की ओर से कहा गया ये सब या तो रिटायर हो गए हैं या अलग जगह पोस्टेड हो गए हैं, तो आप उनसे संपर्क करिए। तो सीबीआई से कहा गया कि आप हमें बताइए वो कहां कहां पोस्टेड हैं और रिटायरमेंट के बाद कहां गए हैं। कोई डिटेल नहीं दिया गया। तो ये पूरे सीबीआई के द्वारा मई में टेक ओवर करने के बाद छोटे मोटे लोगों को पकड़ लीजिए आप, 1-2 चार्जशीट भी हुई है वो करिए। जब ऊपर बढ़िएगा तो आपको हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लार्जर कॉन्स्पिरेसी एंगल की जांच जब होगी तो उसमें बहुत कुछ मामला चलेगा। तो ये नहीं हुआ। उन लोगों को क्यों बुलाया भाई? चलो, अब आपको हम एक रोचक बात बताना चाहते हैं जो और भी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? वो है कि जब बार बार बहुत प्रेशर पड़ा तो कहा गया बहुत रोचक तरीके से कि हम लोग बैठक कर लें, मतलब कलकत्ता पुलिस भी बैठ जाए, बंगाल की पुलिस भी बैठ जाए, आयोग भी बैठ जाए, आप भी आ जाइए। अब ये कोई तमाशा है क्या? ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है ना, एक बहुत बड़े स्कैम में। तो 3-4 बार ऐसे लटकाया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल कानूनी सवाल पूछता हूं। यह बार बार कहा जा रहा है कि बिना वारंट के कैसे चले आए। तो 3 साल आपको समन किया जाए और आप पेश नहीं होते, तो आपको पहले बता के आया जाए क्या कि हम इस दिन आने वाले हैं, ताकि और दस्तावेज गायब हो जाए। और दूसरा, भारत के सीआरपीसी में पुलिस को यह पावर है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। अब मैं उसकी कानूनी बहस में नहीं जा रहा हूं। और अगर मामला गंभीर है तो सीधा किसी के घर पर जाकर उसकी गवाही लेने के लिए बाध्य कर सकती है। तो जब इतनी दिन से कोशिश की जा रही है, 3-4 साल से कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या किया जाए?
मैं फिर आऊंगा। ये कौन सी मजबूरी थी कि जो ममता जी ऐसे मामलों में नहीं आई, एक पुलिस अफसर के लिए खड़ी हो गई। अभी मित्रवर कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि पुलिस कमिश्नर काफी लंबे दिनों से हैं और 16 के चुनाव में भी चुनाव आयोग ने उनको हटाया था। यह बड़ा विषय बना था और ममता जी ने कहा चुनाव होते ही मैं उनको फिर वहीं स्थापित करूंगी। तो यह है इनका राजदार का इतिहास। हमारा स्पष्ट आरोप है कि संघीय ढांचे का पॉलिटिकल वेंडेटा ये सब बेबुनियाद है। ममता जी स्वयं और उनकी सरकार भ्रष्ट लोगों को बचा रही है ताकि इन सारे स्कैम का ईमानदारी से जांच नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कॉन्स्पिरेसी एंगल उसकी भी जांच नहीं हो। इट इज बीजेपी's very firm conviction that all this is happening not by way of vendetta as alleged or in violation of federal principle. The government of Bengal and the chief minister are determined to frustrate any fair investigation of the larger conspiracy angle in all these scams. तो जब भी बात ऊपर पहुंचती है तो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा सकती है। और इस बात की बहुत आशंका है कि जब एसआईटी के वो हेड थे तो बड़ी संख्या में सेंसिटिव एविडेंस को डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट किया गया है। तो यह अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। दूसरी बात हमें कहनी है, जो मैंने हल्का संकेत पहले दिया था कि क्या गठबंधन का अब यह स्तर हो गया है। और देखिए बड़ा रोचक मामला है। गठबंधन के जितने सिपाही हैं, चाहे वो लखनऊ से जाते हों या पटना से जाते हों या दिल्ली से जाते हों, सब कहीं ना कहीं गंभीर जांच के घेरे और दायरे में हैं। आज राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए हमने उनका ट्वीट दिखा दिया। वो भी बेल पर हैं। He owes a lot of money in income tax. जो बिहार के उनके नेतागण हैं, कितनी संपत्ति है, क्या क्या है, वो सब जांच चल रही है। अभी तक उन्होंने उसको सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लखनऊ की क्या स्थिति है दोनों गठबंधन के बारे में, वो भी आप सभी जानते हैं। तो क्या मतलब है, अब ऐसे ही लोग खड़े होंगे? हमारा स्पष्ट कहना है कि ममता जी भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बंगाल में घबरा गई हैं। ममता जी हैज बिकम कंप्लीटली demoralized because of the overpowering support of the people of Bengal for the cause of BJP. और उसका पैटर्न देखिए आप। प्रधानमंत्री की सभा आपने टीवी पर दिखाई थी, कितनी जबरदस्त सभा थी। और जानबूझ के उनको एक मैदान छोटा दिया गया और उसमें भी 40-50 लोग डिस्टर्बेंस कर रहे थे, आपने देखा होगा। दूसरी मीटिंग, हमारे अध्यक्ष जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना। कल भी परमिशन नहीं दी। कल 2 सभा उनकी सभा थी है। राजनाथ जी को रात में 1 बजे अलाउ किया टेक ऑफ करने के लिए। क्या मतलब है इसका? ऐसी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को वो ऐसे नहीं रोक सकते, वो एयरफोर्स के प्लेन से जाते हैं तो उनकी मीटिंग का हॉल स्थान छोटा कर दो, उसमें डिस्टर्बेंस कराओ। फिर भी जनता आ जाती है, पीएम को कहना पड़ता है शांत रहिए, बाहर रहिए। इसके पहले पंचायत के चुनाव में क्या हुआ आपने देखा होगा, लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। और ये तो भारत में पहली बार हुआ कि काउंटिंग सेंटर में बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग हो रही थी और जो जीत गए उनको बंगाल से बाहर जाकर के शरण लेना पड़ा। इन सबों के बावजूद वहां बदलाव की बयार बह रही है। और ममता जी जो कल से कर रही हैं, तो एक हमारा और आकलन है, गठबंधन के बीच में ममता जी अपने को नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। उनकी यह सोच है कि लेट मी प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज द लीडर ऑफ दिस पॉलिटिकल अलायंस। तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब मायावती जी से पूछना है आपका क्या होगा।
राहुल गांधी से कोई पूछना पड़ेगा आप कहां रहेंगे, और बाकी छोटे बड़े कई हैं, देखा जाएगा। लेकिन पार्टी की ओर से हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भ्रष्टाचार के ईमानदार जांच के सामने जांच एजेंसी नहीं झुकनी चाहिए। और हम यह भी कहना चाहेंगे, जितना भी अत्याचार करना है ममता जी कर ले, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। और आज जब मैं यहां बैठा हूं, मैं बंगाल के एक एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के वहां के नेता, हमारे प्रभारी, हम सबों के प्रति अपना अभिनंदन करना चाहते हैं। कितनी हिम्मत के साथ उन्होंने इस तानाशाही रवैये के खिलाफ साहस दिखाने का काम किया है। और मित्रों, ये कोई पहली बार नहीं कर रही है ममता जी। हमारे दफ्तर ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। याद होगा एक बार सेना जो है वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक टेस्टिंग कर रही थी अपने जवानों के लिए, तो उन्होंने उसको भी परमिट नहीं किया था। उनका एक शब्द था, आई हैव नो फेथ इन द इंडियन आर्मी। याद होगा आपको, जब रॉ कैरिड आउट बम ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेशन, तो रॉ की आलोचना कर दी। ये नवंबर 2014 की बात है। आपको याद होगा कि जब इनकम टैक्स के प्रॉब में सीआरपीएफ को लगाया गया सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया था। और एक दो पुलिस ऑफिसर ने कुछ मर्डर एक्यूज जो टीएमसी के थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो उनको बहुत डिमोरलाइज किया। उन्होंने सीएजी को भी कोऑपरेट नहीं किया। और चुनाव आयोग के साथ तो जो करती हैं आपको पता ही है। तो आज हम एक अंत में मैं बड़ा सवाल रखना चाहता हूं, फिर आपके सवालों का उत्तर दूंगा। हमारे खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, संस्थाओं को लेकर। मोदी जी, अमित शाह, भाजपा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है टीएमसी के द्वारा। चाहे वो चुनाव हो पंचायत का या लोकल बॉडीज का, या विपक्षी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और आज मुझे लगा है कि एक बात आज मुझे दिल्ली के अपने पत्रकार मित्रों को बताना चाहिए। ममता जी ने कहा सीबीआई बंगाल में नहीं आएगी। उनकी देखा देखी चंद्रबाबू नायडू ने और शायद छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी कहा है, एमपी ने भी कहा है, नहीं कहा है। याद करिए, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 14 साल। कांग्रेस पार्टी ने कितने सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन किया, राइट को लेकर, इशरत जहां केस को लेकर। अमित भाई तो हमारे गिरफ्तार भी हुए। मोदी जी एक लोकप्रिय नेता, लगभग 12 घंटा उनका इंट्रोगेशन चला था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो एविडेंस, और सही कहा। कभी क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं सीबीआई को गुजरात में घुसने नहीं दूंगा? यह है भाजपा की प्रामाणिकता संस्थाओं के प्रति। इतने अधिक टॉर्चर के बावजूद, जहां हमारे मुख्यमंत्री को इंटरोगेट किया जा रहा है बेबुनियाद तरीके से, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय होम मिनिस्टर थे उनको जेल में डाला गया और बाद में कुछ नहीं पाया गया। आपको मालूम है, कोर्ट ने भी कहा कि देयर इज नो एविडेंस। उस समय भी नहीं कहा गया कि सीबीआई को हम गुजरात में घुसने नहीं देंगे। तो हमारी प्रामाणिकता संस्थाओं के प्रति, लोकतांत्रिक शुचिता के प्रति कितनी है और उनकी कितनी है, यह स्पष्ट है। लेकिन बंगाल की जनता सुभाष बाबू, विवेकानंद, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष की परंपरा से आती है। वो कभी इस तरह के दबाव के आगे झुकती नहीं है और झुकेगी भी नहीं। और हमारी पार्टी पूरे विश्वास से खड़ी रहेगी। नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ।